हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फोर्थ लेक्चर और लास्ट लेक्चर। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो फोर्थ लेक्चर एमसीक्यू है, 4 एमसीक्यू जा चुका है, मतलब ये चौथा जा रहा है। इसके बाद से अब बिजनेस इकोनॉमिक्स का बनेगा। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू इसको पढ़िए और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्या कि एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस मिल जाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा अपने फ्रेंडों में शेयर भी कर दीजिएगा, और जो चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारत में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने लेखा मानक बोर्ड का गठन कब किया था? मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का गठन कब किया था? तो आपसे केवल करेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ, यह अप्रैल 1977 में किया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि लेखांकन प्रमापों की आवश्यकता किन कारणों से हुई? ध्यान दीजिएगा, लेखांकन प्रमापों की आवश्यकता किन कारणों से हुई? प्रबंधकों के स्वयं निर्णय के कारण, लेखांकन में एकरूपता लाने के कारण, जनता की मांग पर, संस्था में लाभ कम होने के कारण। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको? तो लेखांकन में एकरूपता लाने के लिए लेखांकन प्रमाप की आवश्यकता महसूस की। तो ऑप्शन बी सही है। ठीक इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम लेखांकन प्रमाप कब घोषित किया गया? मतलब इंडिया में, अपने देश में सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कब घोषित किया गया? तो ये आपको एग्जैक्ट डेट मैं बता दे रहा हूँ, नवंबर 1979 में। ठीक है, ठीक, अगला है चौथा क्वेश्चन है कि स्कंद के मूल्यांकन एवं प्रस्तुतिकरण को विश्वव्यापी स्तर पर एकरूपता प्रदान करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक समिति ने अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक 2 कब प्रसारित किया? कहने का मतलब इसका है, स्टॉक वैल्यूएशन के संदर्भ में और उसे पूरे विश्व स्तर पर एकरूपता बनाए रखने के लिए, मतलब समान बनाए रखने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक समिति ने अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक 2 कब प्रसारित किया, मैंने कब घोषित किया? तो ये आपका अक्टूबर 1975 में। ठीक है, फिर इसी पे है कि स्कंद के मूल्यांकन के संबंध में लेखांकन प्रमाप है, मैंने स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू होता है? तो ये आपका है लेखांकन प्रमाप 2। ठीक है, फिर क्वेश्चन आपका दे रहा है, यहाँ पे देखिएगा, एक क्वेश्चन नीचे हो गया है। क्वेश्चन है हमारा, लेखांकन प्रमापों के अनुसार स्कंद का मूल्यांकन करना चाहिए, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार स्टॉक का वैल्यूएशन किस मूल्य पर करना चाहिए? वास्तविक लागत पर, ऐतिहासिक लागत पर, वसूली लागत पर, और चौथा इधर दिया गया है, ऐतिहासिक लागत या वसूली मूल्य जो कम हो। ठीक है, तो इसमें से सही ऑप्शन आपका क्या है? डी ही ऑप्शन सही है। फिर आगे क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको जूम कर दें। हाँ, भारत में लेखांकन मानक बोर्ड, भारत में लेखांकन मानक बोर्ड द्वारा निर्मित द्वितीय लेखांकन प्रमाप किससे संबंधित है? द्वितीय मतलब सेकंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे रिलेटेड है? अभी मैं पीछे क्वेश्चन था इसी टाइप का, तो यह है स्टॉक का वैल्यूएशन से। ऑप्शन बी सही है। फिर है कि भारत में अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड है द्वारा घोषित छठवां लेखांकन प्रमाप किससे संबंधित है? मतलब 6AS, ये किससे रिलेटेड है? तो आपको बता दें, निर्माणी अनुसंधानों के लिए, शोध व विकास के लिए, ह्रास के लिए, आगम मान्यता के लिए, तो ह्रास के लिए संबंधित अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 किससे रिलेटेड है? ह्रास लेखांकन के लिए। ठीक है, अगला है 9 नंबर क्वेश्चन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना की गई। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना किसके अंतर्गत की गई थी? ध्यान दीजिएगा, कंपनी अधिनियम के द्वारा, भारत के ऑडिटर जनरल द्वारा, चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा, ICW संस्थान द्वारा। तो कौन सा आंसर सही है? ये चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना की गई थी। शोध व विकास के लिए लेखांकन से संबंधित प्रमाप है, मतलब
शोध और विकास के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रयोग होता है? तो इसमें आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 जो है शोध और विकास के लिए प्रयोग होता है। आगे है 11 नंबर, लेखांकन प्रमापों की प्रकृति है। लेखांकन प्रमाप की जो नेचर है वो किस टाइप का होता है? तो ये अनुशंसात्मक प्रकृति का होता है। ठीक है। अगला है नवंबर 1985 में 9वां एवं 10वां लेखांकन प्रमाप घोषित किया गया था। इसमें से 10वां लेखांकन प्रमाप किससे संबंधित है? मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 एंड 10 1985 में ये घोषित किया गया था। पूछ रहा है इसमें कि 10वां जो है माने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपका 10 है ये किससे रिलेटेड है? शोध व विकास से, अस्थायी संपत्तियों का लेखांकन से, ह्रास लेखांकन से, आगम मान्यता या पहचान से? तो सही है अस्थायी संपत्तियों के लेखांकन से, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रोकड़ प्रवाह विवरण में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का क्या उद्देश्य है? मतलब AS3 किससे रिलेटेड है? रोकड़ की प्रकृति की जानकारी? बिल्कुल नहीं। अगला, रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करना, ये भी नहीं है। रोकड़ पर नियंत्रण करना, ये भी नहीं है। रोकड़ या रोकड़ के तुल्य में परिवर्तन की सूचना प्रस्तुत करना, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक इसी तरह है लेखांकन प्रमाप 9। लेखांकन प्रमाप 9 अनिवार्य किया गया, कब से अनिवार्य किया गया? तो ये एग्जैक्ट डेट बता दे रहे हैं 1991 से। अगला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अनुसार ह्रास योग्य राशि है। मतलब लेखांकन मानक 6 के अनुसार ह्रास योग्य राशि कौन सी है? तो लागत मूल्य, क्रय मूल्य, ऐतिहासिक मूल्य माइनस अवशिष्ट मूल्य, पुनर्स्थापित। तो सही ऑप्शन इसका है ऐतिहासिक मूल्य माइनस अवशिष्ट मूल्य, ऑप्शन नंबर सी। ह्रास लेखांकन मानक निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? मतलब डेप्रिसिएशन के संदर्भ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस चीज़ पर लागू होता है? ख्याति पर, मशीनरी पर, पशुधन पर, उपयोग सभी पर। अस्थायी संपत्तियों पर लागू होता है, मशीनरी पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर 17 नंबर क्वेश्चन, लेखांकन मानक 10 के अनुसार अस्थायी संपत्तियों से क्या आशय है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग आपका फिक्स एसेट से क्या आशय है? तो ध्यान दीजिएगा, उत्पादन एवं सेवा उद्देश्य रखी गई संपत्तियों से, व्यापार के संचालन हेतु रखी गई संपत्तियों से, प्रतिस्पर्धा है संपत्तियों से, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन ए सही है। ठीक इसी तरह है लेखांकन मानक 6 के अनुसार ह्रास विधि में परिवर्तन निम्नलिखित कारण से किया जा सकता है। किस कारण से किया जा सकता है? विधान द्वारा आवश्यक हो, प्रबंधकों की इच्छा अनुसार कभी भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट की इच्छा से, परिवर्तन नहीं करना चाहिए। तो ये आपका डी ऑप्शन सही है, परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि रॉयल्टी का अर्थ उस धन से होता है। ध्यान दीजिएगा, रॉयल्टी से तात्पर्य उस अमाउंट से होता है। किस अमाउंट से होता है? ऑप्शन दिया गया, पुस्तकों या लेखक उसके प्रकाशकों से प्राप्त करता है, कोयले की खान का मालिक पट्टाधारक से प्राप्त करता है, एक पेटेंट वस्तु का निर्माता वस्तु के अनुज्ञाधारी से प्राप्त करता है। उपयुक्त तीनों, तो सही तीनों ही सही है। फिर इसी तरह अधिकार शुल्क खाता है, मैंने रॉयल्टी अकाउंट है किस टाइप का खाता है? वास्तविक खाता है, और देखते हैं कौन कौन खाता है। व्यक्तिगत खाता है, नाममात्र का खाता है, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन इसमें से क्या दे रहा है? रॉयल्टी खाता एक नाममात्र का खाता है। अगला है न्यूनतम किराए को कहते हैं। न्यूनतम मिनिमम रेंट को किस नाम से जाना जाता है? मृत किराया, स्थिर किराया, उपयुक्त दोनों। तो दोनों ही सही है, ऑप्शन सी सही है। अधिकार शुल्क की गणना की जाती है, ध्यान दीजिएगा, रॉयल्टी की गणना किस मूल्य पर की जाती है? दैनिक आधार पर, मासिक आधार पर, उत्पादन या बिक्री के आधार पर, वार्षिक आधार पर। सही ऑप्शन है सी, उत्पादन या बिक्री के आधार पर रॉयल्टी की गणना की जाती है। ठीक है। आगे देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। न्यूनतम किराया निर्धारित करने का मूल उद्देश्य क्या है? मिनिमम रेंट निर्धारित करने का मूल उद्देश्य क्या है? भूस्वामी की नियमित आय बनाए रखना,
भूस्वामी की आय से कमीशन लेना, मालिक की नियमित आय से ब्याज लेना, इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, भूस्वामी की नियमित आय बनाए रखना मिनिमम रेंट का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक इसी तरह है, कॉपीराइट के अधिकार शुल्क की राशि निर्धारण का आधार है। माने कॉपीराइट के संदर्भ में रॉयल्टी की अमाउंट निर्धारित करने का क्या आधार है? कुल विक्रय, कुल लागत, परंपरा, शासकीय नियमानुसार। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है? कुल विक्रय के आधार पर कॉपीराइट की रॉयल्टी निर्धारित की जाती है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि रॉयल्टी पर न्यूनतम किराए के आधिक्य को कहते हैं। जब रॉयल्टी पर मिनिमम रेंट का जो आधिक्य होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? शॉर्ट वर्किंग के नाम से, अल्प कार्यराशि के नाम से। ये तो मुझे नहीं याद होना चाहिए। पट्टेदार द्वारा भूस्वामी को दे अधिकार शुल्क भूस्वामी के लिए क्या है? पट्टेदार द्वारा भूस्वामी को दे अधिकार शुल्क भूस्वामी के लिए क्या होता है? व्यय होता है, आय होता है, पूंजीगत व्यय होता है, पूंजी होता है, क्या होता है? तो 26 का सही आंसर है एक इनकम होती है। ठीक है, अगला है अल्पकार या लघुकार ज्ञात करने का सही सूत्र है। मतलब शॉर्ट वर्किंग ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? ये सही है, गलत है? ये भी गलत है। और आगे देखते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, ये होता है सही। शॉर्ट वर्किंग इक्वल टू होता है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। तो आपका 27 का क्वेश्चन ऑप्शन डी सही होगा। ठीक इसी तरह न्यूनतम किराए पर रॉयल्टी का जो आधिक्य होता है, माने मिनिमम रेंट पर रॉयल्टी का जो आधिक्य होगा, माने मिनिमम रेंट से जब रॉयल्टी अधिक होती तो उसे क्या कहा जाता है? तो सीधे से मालूम है, अतिरेक मतलब सरप्लस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अधिकार शुल्क से क्या आशय? रॉयल्टी से क्या तात्पर्य? भूमि का आर्थिक लगन, भूमि का किराया, एक विशेष प्रकार का किराया और न्यूनतम किराया। इन तीनों चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है? तो ऑप्शन सी सही दिख रहा है कि एक ये विशेष प्रकार का किराया। फिर इसी तरह है 30 नंबर की एक स्टेटमेंट है, परिभाषा है कि व्यापारिक व्यवहारों को नियत पुस्तकों में लेखा करने की कला का नाम बहीखाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो सही ऑप्शन इसका है जे.आर. बार्टलेवाय के द्वारा ये परिभाषा बहीखाता के संदर्भ में दिया गया। आगे क्वेश्चन है कि बही खाता बुक कीपिंग से क्या आशय है? तो ध्यान दीजिएगा, बुक कीपिंग किसे कहते हैं? पुस्तकों को अलमारी में रखना, बही खाता तैयार करना, अंतिम खाता तैयार करना, सौदा का लेखा पुस्तकों में करना है। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? सौदों का लेखा पुस्तकों में रखना। ठीक है, अगला है बही खाते का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ध्यान दीजिएगा, बही खाते का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मैंने जो बही खाता रखे जाते हैं उस किस रीजन से रखे जाते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लाभांश ज्ञात करना, व्यवहारों का लेखा करना, पूंजी का ज्ञान प्राप्त करना और रोकड़ का ज्ञान प्राप्त करना। सही ऑप्शन है बी, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसका लेखा करना बही खाते का मुख्य उद्देश्य होता है। आगे क्वेश्चन है आपका कि दोहरा लेखा प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? माने डबल एंट्री सिस्टम के मुख्य लाभ क्या है, मेन बेनिफिट्स क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। त्रुटि की संभावना नहीं, कपट की संभावना नहीं, आयकर बचाना, वैज्ञानिक प्रणाली। तो सही ऑप्शन इसमें दिख रहा है कि इस प्रणाली से रखने से त्रुटि की संभावना नहीं रहती है या कम रहती है। ठीक है, वैसे तो ये वैज्ञानिक प्रणाली है भी, लेकिन सबसे मेन बेनिफिट होता है त्रुटि की संभावना कम होती है। अगला है पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें क्या होता है? प्रत्येक व्यवहार के लिए समान डेबिट तथा समान क्रेडिट। और देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है इसमें। और वैसे ऑप्शन तो यही सही दिख रहा है कि प्रत्येक ट्रांजेक्शन का जितने से डेबिट किया जाएगा उतना ही से क्रेडिट किया जाएगा। फिर भी और भी ऑप्शन देख रहे हैं, डेबिट बैलेंस के खातों की संख्या क्रेडिट बैलेंस के खातों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ये कोई सही वो है नहीं, बराबर होता है लेकिन ये सही अर्थ नहीं है। प्रत्येक स्वयंव्यवहार खाता बहियों में 2 समूहों में लिखा जाता है, तो लिखा ही जाता है प्रत्येक स्वयंव्यवहार 2 बार, एक जनरल में और एक दूसरी बार। ये गलत है, मतलब पहला ऑप्शन सही है। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन, दोहरा लेखा प्रणाली सर्वाधिक लोकप्रिय है क्योंकि यह किस कारण से? आयकर बचाती है, कम खर्चीली है, पूर्णतः वैज्ञानिक है, सभी व्यापारियों द्वारा अपनाई जाती है। तो सही ऑप्शन है
सी अर्थात पूर्णतया वैज्ञानिक प्रणाली। इसी तरह दिया है कि अदत्त किराया है माने आउटस्टैंडिंग रेंट, ये किस टाइप का अकाउंट है? तो बता दें आपको, आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है? व्यक्तिगत खाता। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अदत्त किराया है, ये तो हुई गया। अदत्त वेतन अदत्त वेतन उदाहरण है। अदत्त वेतन किसका उदाहरण है? व्यक्तिगत खाते का। पूर्वदत्त वेतन खाता है, ये भी व्यक्तिगत खाता है। ठीक है, खाते आपको पढ़ाए थे। वसूली खाता है, हाँ यह बताइए वसूली खाता किस टाइप का खाता है? तो वसूली खाता अवास्तविक खाता है, ठीक ना, नॉमिनल अकाउंट है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि असमाप्त बीमा क्या है? असमाप्त बीमा जो होता है प्रीपेड इंश्योरेंस, ये हमारा क्या है? व्यक्तिगत खाता है। इस तरह ये 40 क्वेश्चन का सीरीज आप लोग का कंप्लीट हुआ। कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि अगला जो लेक्चर जाएगा वो बिजनेस इकोनॉमिक्स का जाएगा, फर्स्ट पेपर। ठीक है, और इसको कायदे से पढ़ लीजिएगा। 4 लेक्चर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जा चुका है। कुछ क्वेश्चनों का हेल्प मिल सकता है आपको इसमें, तो आपको एक आइडिया पता हो जाएगा कि कैसे एमसीक्यू आता है और कैसे एमसीक्यू बनते हैं और कैसे इसमें सही होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।